नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो महाभारत। और महाभारत में आज बात होगी बांग्लादेश की और बांग्लादेश से भारत के कनेक्शन की। लोकतंत्र बचाना था या फिर शेख हसीना को हटाना था? जो सरकार जनवरी में चुनकर आई उसके खिलाफ इतना आक्रोश कैसे अचानक? क्या इस सब के पीछे विदेशी हाथ था? वो विदेशी हाथ जिससे मदद तो भारत में बैठे लोग भी मांग रहे हैं। गाड़ियां फूंक देना, इमारतें जला देना, हिंदुओं पर अत्याचार करना, क्या लोकतंत्र बचाना है? लोकतंत्र बचाने के नाम पर यह पूरा आक्रोश और यह प्रदर्शन हुआ जो इतना उग्र हो गया कि इसके बाद यह सवाल पूछना लाजमी हो गया है कि क्या यह लोकतंत्र बचाने के लिए था? क्या यह एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट था? सबसे पहले आपको एक तस्वीर दिखाती हूं और उस तस्वीर में देखिए बांग्लादेश की संसद के बाहर कैसे उपद्रवियों ने कब्जा किया। ये तस्वीर देख लीजिए, बांग्लादेश की संसद के पास कैसे प्रदर्शनकारियों ने आगजनी की। ये लोकतंत्र बचाने की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें आई, पूरा जो आप दूर तक देख सकते हैं, वहां लोगों का जमावड़ा, लोग बांग्लादेश की संसद के बाहर कैसे इकट्ठा हो गए। ये सब लोकतंत्र बचाने के नाम पर था। यहां तक तो ठीक था, लेकिन जब यही लोग संसद के अंदर पहुंचे, जरा तस्वीर दिखाई, लोकतंत्र के मंदिर में यानी संसद के अंदर पहुंचे तो इन लोगों ने वहां तोड़फोड़ मचाने शुरू कर दी। ये तोड़फोड़ लोकतंत्र बचाने के नाम पर बांग्लादेश में हुई। अब ये देख लीजिए, संसद के अंदर ये तस्वीरें आई हैं। अब सवाल ये है जो मैंने शुरुआत में पूछा कि यहां लोकतंत्र बचाना था या शेख हसीना को हटाना था, क्योंकि तोड़फोड़ करके ये उपद्रवी क्या संदेश दे रहे थे। अब आपको बताती हूं, जब पीएम हाउस में गए थे तो वहां पर भी लोकतंत्र बचा रहे थे। किस तरह बचा रहे थे? जो मिला वो लेकर चल दिए, कुर्सियां ले गए, सोफा ले गए, वहां लगे पंखे उखाड़ दिए। ये सब लोकतंत्र बचा रहे थे क्या? सवाल बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका सीधा भारत से कनेक्शन है। मैं उस पर आऊं उससे पहले ये तस्वीरें जरा देख लीजिए। जो कुछ हाथ लगा, चाहे वो कपड़े थे, कुर्सियां, पंखे, सब उठाकर ले गए। वहां लगे लैंप्स, कुछ नहीं छोड़ा। ये सब कुछ लोकतंत्र बचाने के नाम पर, सेफ डेमोक्रेसी के नाम पर। और इसीलिए आज महाभारत में पूछ रही हूं कि बांग्लादेश में हाहाकार, भारत में कितने मीर जाफर तैयार? जब बांग्लादेश में आग लगी है तो कुछ लोग देश में बैठकर आग लगा रहे हैं। कल से न जाने कितने मीर जाफर खड़े हो गए हैं जो बांग्लादेश की तस्वीर दिखाकर हमारे भारत की बात कर रहे हैं। इन्हें मीर जाफर इसीलिए कह रही हूं कि कौन सा भारतीय वो होगा जो बांग्लादेश में हिंसा की तस्वीर देखकर यहां ऐसे तख्ता पलट की कामना करेगा। लेकिन है ऐसे लोग। एक ने लिखा है, सोशल मीडिया की बात कर रहे हो, एक ने लिखा है कि तानाशाही जहां होगी वहां पर यही हश्र होगा। भारत में लोग देख लें, यानी कि भारत के लोगों को यह सबक देने की कोशिश है, भारत की सरकार को सबक देने की कोशिश। भारत के संदर्भ में एक ने लिखा कि सरकार को हटाने का तो यही तरीका सही है। एक महिला बोल रही है कि 7 LKM यानी कि जो पीएम आवास है वहां के अंदर की तस्वीर भी कुछ ऐसी ही दिखेगी क्या? एक बात तो माननी पड़ेगी कि ये लोग ऐसी हिंसा में भी अपना नैरेटिव नहीं भूलते हैं, सरकार के खिलाफ जाने का नैरेटिव। फिर उसके लिए आप देश की बर्बादी ही क्यों ना मांग रहे हो? ये बेहद शर्मनाक है। इस तरह की तस्वीर के बाद ये कहना कि भारत में होगा तो कैसा होगा? बांग्लादेश में जो हुआ वो एक बड़ा उदाहरण है कि जब आप लोकतंत्र बचाओ की दुहाई देते हैं और विदेशी ताकतों को आपके देश में हस्तक्षेप करने के लिए कहते हैं तो क्या होता है। बांग्लादेश में जमाते इस्लामी और BNP ने यही किया। क्या आपको ये एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट लग रहा है? जरा तस्वीरें देखिए और फिर पूछिए खुद से, क्या ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट है? ये सीधे सीधे सरकार गिराने का प्रदर्शन था। आज इसी पर महाभारत, भारत में कितने मीर जाफर। जलता बांग्लादेश और राजनीतिक संकट हिंदुस्तान को सावधान कर रहा है, क्योंकि भारत के आसपास अब चीन परस्तों का घेरा है। बांग्लादेश की नई सरकार भी प्रो चाइना हो सकती है। पहले ही पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल और म्यांमार ड्रैगन की गोद में बैठे हैं, यानी हमें अलर्ट रहना होगा, क्योंकि दक्षिण एशिया में हमारे एकमात्र सच्चे दोस्त बांग्लादेश का भी भारत से साथ छूट रहा है।
लेकिन मोदी सरकार पूरे मामले पर पैनी नजर बनाए हुए है। India-Bangladesh relations have been exceptionally close for many decades over many governments. Concern about recent violence and instability there is shared across the political spectrum. बांग्लादेश का मुद्दा सड़क से लेकर संसद और घर घर तक पहुंच चुका है। ऐसे में केंद्र सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक की। सभी पार्टियों को विदेश मंत्री ने हालात की जानकारी दी, भारत का स्टैंड भी बताया। इससे पहले एस जयशंकर ने नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी, कैबिनेट की बैठक हुई थी। उधर शेख हसीना को भारत में सेफ हाउस में रखा गया है, लेकिन उनको हटाने का एजेंडा किसका था? विदेश मंत्री ने संसद से पूरे देश को बता दिया। Despite a Supreme Court judgment on 21 July, the agitation at this stage coalesced around a one-point agenda, that is that the Prime Minister, Sheikh Hasina, should step down. एजेंडा प्रदर्शनकारियों का था या उसके पीछे अमेरिका की एजेंसी CIA थी? क्योंकि बांग्लादेश में पिछले साल हुए चुनाव को अमेरिका ने धांधली करार दिया था। दावा किया जा रहा है कि हिंसा के दौर में भी बांग्लादेश में अमेरिकी राजदूत ने भड़काऊ पार्टी जमाते इस्लामी के नेताओं से सीक्रेट मीटिंग की थी। तो क्या अमेरिका ने ही हसीना को हटाने की पटकथा लिखी है? CIA का बहुत इम्पोर्टेंट एक रोल उभर के आ रहा है। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स का इंटरेस्ट सेंट मार्टिन आइलैंड में था। वो वहाँ पे मिलिट्री बेस अपना बनाना चाह रहे थे, जिसको शेख हसीना ने मना कर दिया था। 7 समंदर पार बैठा सुपर पावर हो या पड़ोस में फन फैलाता पाकिस्तान, दोनों ही बांग्लादेश के विलेन बताए जा रहे हैं। पाकिस्तान की ISI का जमाते इस्लामी को समर्थन जग जाहिर है, तो वहीं खालिदा जिया की BNP भी पाक सपोर्टर मानी जाती है। क्या भारत समर्थक हसीना को हटाने के पीछे पाकिस्तान का हाथ है? रिजर्वेशन सिर्फ मुद्दा बनाया गया था दिखाने के लिए। एक्चुअली उनका इंटेंशन था कि किसी भी तरह शेख हसीना को ना केवल हटाना है, बांग्लादेश की उन्नति में बाधा लाना है, बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशंस को खराब करना है। उसका इस्तेमाल उन्होंने जमात के थ्रू किया और BNP के थ्रू किया। हसीना के दौर में गरीबी से निकलकर आर्थिक तरक्की के कीर्तिमान रचता बांग्लादेश आज चल रहा है, और वहां की कट्टरपंथी जमात विदेशी ताकतों की गोद में खेलकर अपने भविष्य को आग लगाकर भी जश्न मना रही है। भारत में ऐसे कितने मीर जाफर हैं? क्योंकि कल से सोशल मीडिया पर तानाशाही का राग अलाप कर भारत को भी इन हालातों की ओर धकेलने की कोशिश हो रही है। जो इलेक्शन खुद नहीं जीत सकते, वो ऐसा माहौल बना के, चाहे वो जिसको आप बोलते हैं कि किसान एजिटेशन के माध्यम से, कि कहीं गोली चल जाए, 50-60 लोग मारे जाएं, उसके बाद एक ऐसा हंगामा शुरू कर दो कि आप उसको रजीम चेंज के माध्यम पे ले आए। तो इसलिए भारत को सतर्क रहना पड़ेगा ऐसी शक्तियों से। मोदी विरोध में क्या कुछ मीर जाफर हिंदुस्तान को भी इस बर्बादी की आग में झोंकना चाहते हैं? सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश को तानाशाही का मॉडल बनाकर पेश कर रहे हैं। क्या इसीलिए ताकि अराजकता की आग को हवा दी जा सके? मोदी का हसीना जैसा हश्र करने के ख्वाब देखने वाले आखिर देश में कितने मीर जाफर? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक टाइम्स। और मैं अपने मेहमानों का परिचय आपसे करा देती हूँ। मेजर जनरल GD बख्शी सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ कर्नल दिनेश नैन हैं, आप उनको देख सकते हैं। हमारे साथ अवधेश कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं स्टूडियो में। हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी हैं। मुमताज आलम जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, और सुशील पंडित जी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं इस महाभारत की शुरुआत करूं उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता देती हूं कि बांग्लादेश को लेकर भारत में अलर्ट है। गृह मंत्री के नेतृत्व में ताबड़तोड़ बैठकें जारी है। गृह मंत्री अमित शाह और जयशंकर की बैठक इस वक्त जारी है। संसद भवन में दोनों की ये बैठक इस वक्त भी हो रही है। इससे पहले जो डेवलपमेंट्स हैं उनको समझ लीजिए। इससे पहले NSA डोभाल के साथ भी बैठक की गई थी, और ये बांग्लादेश के हालात पर चर्चा हो रही है। तो बड़ी खबर यह है कि गृह मंत्री और विदेश मंत्री के बीच ये बैठक जारी है, और इसी के साथ साथ ब्रेकिंग स्क्रीन पर रखिएगा ये बड़ी खबर। और मैं ये भी बताऊं कि NSA अजीत डोभाल भी मुलाकात करके गए। अब कल भी घटनाक्रम आपने देखा था कि जब शेख हसीना दिल्ली पहुंची थी तो उनसे मिलने वालों में अजीत डोभाल थे, उनसे मिलने वालों में विदेश मंत्री जब जयशंकर ब्रीफ करने गए, उन्होंने प्रधानमंत्री को भी ब्रीफ किया, और उन्होंने उसके बाद जाकर LOP राहुल गांधी को भी ब्रीफ किया। अब मुझे जरा सीधे सीधे इस पर आती हूं मैं। कर्नल नैन, अगर आपके साथ शुरुआत करूं, मेजर जनरल GD बख्शी हमारे साथ है सर, आपके साथ शुरुआत करूं। GD बख्शी सर,
भारत में एक नैरेटिव फैलाने की होड़ लग गई है, और वो इसलिए क्योंकि बांग्लादेश में जो कुछ हुआ, एक हिंसा हुई, उसके बाद यहां पर बहुत से लोग उस पर मजा लेते हैं, इस कदर के ये तानाशाही खत्म होगी, ये तानाशाही वाली तस्वीरें अगर यहां से आई तो कैसा होगा। अब सवाल ये है कि किसी भी हिंसा को देख के सर, उसको उस हिंसा के पीछे का कारण क्या रहा, कितने समय से ये तख्ता पलट की प्लानिंग हो रही थी, यहां पर भी इस तरह की प्लानिंग या फिर मंशा रखने वालों की कमी नहीं है, वो हमने देखा है। और कल के हालात के बाद इस तरह की चर्चाएं क्यों हो रही हैं, सबसे बड़ा सवाल ये। आप गालिब का शेर याद आता है, थोड़ा ट्विस्ट किया जाए, बेवकूफ़ों की कमी नहीं है गालिब, हर शाख पे उल्लू बैठा है, हमारे यहाँ भी। लेकिन देखिए, मैं कहना ये चाहता हूँ, बहुत गंभीर सवाल है ये, पूरा का पूरा CIA का ऑर्केस्ट्रेशन है, जिसके लिए जो कैट्स पॉ है, जो हथकंडा करने वाले, उसने ISI को इस्तेमाल किया है। ठीक है, 2016 में ISI ने बेगम खालिदा जिया के बेटे तारिक मोहम्मद से मुलाकात की थी लंदन में, अगले साल मुलाकात की थी उन्होंने सऊदी अरेबिया में। ठीक है, ये साजिश बड़ी सुनियोजित तरीके से की गई है, और जैसे कि बेगम हसीना ने कहा था कि उनको अमेरिका ने कहा है कि वो सेंट मार्टिन आइलैंड दे दें, कि वो एक क्रिश्चियन राज बनाने में उनकी मदद करें, म्यांमार और भारत के कुछ इलाके लेकर। ठीक है, और चीन चाहता था कि उसकी पनडुब्बियां वो वहाँ पे स्टेशन करे। जब उन्होंने इनकार कर दिया तो देखिए ये उन्होंने उनके बरखिलाफ किया है। मोहम्मद यूनुस बहुत चाहते हैं डेमोक्रेटिक पार्टी के अमेरिका में, और हिलरी क्लिंटन के टाइम से उनके बड़े क्लोज रिश्ते हैं, और कि उनको वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का कार्यभार के लिए जो लोग मांग उठ रही है, साफ जाहिर करता है कि इसके पीछे कौन है। जिस तरह अमेरिका ने इराक के अंदर जो है सद्दाम हुसैन के स्टैचू गिराए थे, आपने देखा कि पहले कुछ गुंडे चढ़ गए शेख मुजीबुर रहमान के स्टैचू पे, हथौड़े से तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, बाद में उनको क्रेन भेजी गई कि भाई गिराओ, जैसे कि सद्दाम हुसैन का स्टैचू अमेरिका ने गिरवाया था, वो मुजीबुर रहमान का स्टैचू गिरवाना चाहते। कितना शर्मनाक है। याद रहे कि जब 71 की जंग हो रही थी, अमेरिका ने अपना 7th फ्लीट भेजा था पाकिस्तान की मदद के लिए। ये दूसरी बात है कि सारी कोशिशों के बावजूद 13 दिन में पाकिस्तान की फटीचर फौज का भट्टा बैठ गया था और आज़ाद बांग्लादेश का जन्म हुआ था। 93,000 कैदियों ने आत्मसमर्पण किया था। मुक्ति जोधास ने बहुत उसमें भारत वहाँ पे बड़ी अच्छी बहादुरी से जंग लड़ी थी अपने देश को पाकिस्तान के कसाईयों से बचाने के लिए। वहाँ जेनोसाइड हुआ, 10 मिलियन बांग्लादेशी भारत में धकेले गए, 3 मिलियन बांग्लादेशी मार डाले। सवाल ये है कि इन सब तस्वीरों से सीख क्यों नहीं ली जाती है? के खिलाफ लड़े थे। सबसे बड़ी बात ये है, आपने ये कहा कि यहाँ पर शेख मुजीबुर का किस तरह से वो मूर्ति वो गिरा दी गई, वहां इतनी भीड़ इकट्ठा थी। मेरा सीधा सवाल एक, सुशील जी भी स्टूडियो में हमारे साथ आ गए हैं। सुशील जी, मैं आपसे पूछूंगी, अवधेश जी बैठे हुए हैं, जरा मुझे सुशील जी बताइए कि यहाँ जिस तरह से शेख मुजीबुर की मूर्ति गिरा दी गई, वहां लूट की तस्वीरें मची हुई थी। पीएम हाउस में घुसकर लोग जो हाथ लग रहा था उखाड़ रहे थे, लूट रहे थे। वहां पर हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं। भाई कौन सा सेफ डेमोक्रेसी मूवमेंट इस तरह का होता है? और उस सेफ डेमोक्रेसी मूवमेंट पे यहां पर लोग जो बहुत सारी सीख दे रहे हैं कि तानाशाही देख लीजिए, इसका अंत इस तरह का होता है, ये कौन लोग हैं? सुचरिता जी, ये एक खतरे की घंटी है भारत के लिए और भारत की व्यवस्था के लिए, भारत के लोकतंत्र के लिए, हमारे सामाजिक ताने बाने के लिए। क्योंकि जो पश्चिम की ताकतें हों या हमारे पड़ोसी हों, वो भारत में एक मजबूत सरकार नहीं देख सकते, एक ऐसे नेतृत्व को नहीं पचा सकते जो अपने निर्णय खुद लेता हो, किसी दबाव में, किसी धौंस में आता हो। और जब भारत ने एक ऐसा नेतृत्व अपने लिए चुना है, तब भारत की व्यवस्था को इस तरह के जोखिमों का सामना करना पड़ा है।
ये हमारा इतिहास बताता है। और इस समय चाहे वो लोकतंत्र का बहाना हो या फिर अमेरिका के विभिन्न संस्थानों द्वारा यहाँ की धर्म निरपेक्षता पर उठाए गए सवाल हों, यहाँ पर किसी तरह की तानाशाही की कल्पना कर ली गई हो, यहाँ पर किसी भी तरह की ऐसी अनुचित बात लाद दी जाती हो जिससे कि यहाँ की व्यवस्था को किसी भी तरह संतुलन उसका बिगाड़ा जाए, उसको हिलाया जाए, तो ये हमारे लिए एक बड़ी खतरे की घंटी है। और ये हमारे लोकतंत्र का, हमारी आज़ादियों का इस्तेमाल करके इसको भीतर से ध्वस्त करने की चेष्टा है। आप आज़ादी के नाम पर जब छद्म आंदोलन खड़े करते हैं, रास्ते घेरते हैं, धमकियां देते हैं, धौंस पर आते हैं और स्ट्रीट पावर के थ्रू अपनी बातें मनवाने की कोशिश करते हैं, आज़ादी के नाम पर, लोकतंत्र के नाम पर, आंदोलनों के नाम पर, तब आप सत्ता को चुनौती देते हैं, राज्य व्यवस्था को चुनौती देते हैं और देश में अस्थिरता पैदा करते हैं। मैं हैरान हूं सुशील जी, कल जिस तरह के मैसेजेस और जिस तरह के संदेश लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे थे, मुझे लगा कि हम लोग हैरान थे, हम लोग दुखी थे कि बांग्लादेश में ये सब कुछ हो रहा है। वो तस्वीर देख के किसी को खुशी नहीं हुई, लेकिन वहां पर ऐसे लोग भी थे विवेक जी जो ये कह रहे थे कि देखिए ये इस तरह की तस्वीर यहाँ के पीएम हाउस में होगी तो क्या होगा। ये वही लोग हैं जिन्हें बार बार लगता है कि बहुत तानाशाही हो गई, वो एक तरह से इन तस्वीरों में एक सबक खोजने की कोशिश कर रहे थे। ये बड़ी नहीं अब आप देखिए ना, बहुत ही शर्मनाक है सुचरिता। और ये वही लोग हैं जो विदेश जाकर बोलते हैं कि अमेरिका से कहते हैं लोकतंत्र यहाँ खराब हो रहा है, खत्म हो रहा है, आप इंटरवीन करिए। ये होता है इंटरवेंशन से, ये होता है जब हस्तक्षेप होता है। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, नहीं बिल्कुल नहीं। अगर आप ये कहना चाहती हैं कि राहुल गांधी चाहते हैं कि अमेरिका आकर के भारत पे हमला कर दे, तो मेरे ख्याल से ये नैरेटिव गलत है। आज ऑल पार्टी मीटिंग हुई है, मैंने तो नाम नहीं लिया ना, आपने नाम खुद लिया। आप जानते हैं कौन बाहर जाकर रोना रोते हैं और कौन कहते हैं कि भाई हमें सत्ता में ले आइए, हम ठीक कर देंगे। अब मैंने सुन लीजिए, अब आप आज ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी, विपक्ष की सभी पार्टियां सरकार के साथ खड़ी हैं। एस जयशंकर के साथ श्री राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन ने अकेले भी बातचीत करी है और सारा विपक्ष सरकार के साथ इस संकट की घड़ी में खड़ा है। पहली चीज। दूसरी चीज पे बातें हैं, लेकिन कुछ चीजों पे जरूर हम लोगों ने अपनी राय भी डाली है। एक चीज ये कि ठीक है, शेख हसीना 1975 से लेकर के 1981 तक इंडिया में पंडारा रोड पे इसी दिल्ली शहर में अजाइलम लेकर के रही थी, क्योंकि उनके पिता और परिवार को वहां को मार डाला गया था। लेकिन वो समय अलग था, ये समय अलग है। वो निर्णय पॉलिटिकल इंटेलिजेंस का था, क्योंकि हम चाहते थे कि वहां पे एक सरकार जो भारत के समर्थन में हो वो खड़ी हो। लेकिन आज नहीं चाहते हैं आपके भारत के समर्थन में एक सरकार वहां खड़ी रहे। आज आप नहीं चाहते हैं, आज आप चाहते हैं भारत के समर्थन वाली सरकार कहीं खड़ी ना रहे। ऐसा कोई भी नहीं कहता है, कोई भी हिंदुस्तानी ऐसा नहीं कहेगा, लेकिन यू हैव टू बी प्रैक्टिकल। आपको मानना पड़ेगा कि स्टूडेंट्स का एक एजुकेशन सर प्रैक्टिकलिटी है ये, यू हैव टू बी प्रैक्टिकल। विवेक जी देखिए सीधी बात ये है, पूछिए उस समय जमाते इस्लामी थी जो उस समय भी मुजीबुर रहमान का विरोध कर रही थी। ये वही जमाते इस्लामी है जो उस समय पाकिस्तान के समर्थन में खड़ी थी जब मुक्ति युद्ध चल रहा था। सर आप सुनिए जरा, मेरी बात सुनिए। हमारा ये मानना है शेख हसीना को इस वक्त हिंदुस्तान के हिंडन एयरबेस पे बुलाना गलत डिप्लोमेटिक मूव है। उनको यूके ने भी मना कर दिया है, फिनलैंड में शायद उनको असाइलम मिले। ये मुझे समझ नहीं आई बात, ये गलत डिप्लोमेटिक मूव है। जब उन्हें उस समय भारत ने आश्रय दिया था इंदिरा गांधी के समय में, तब वो करेक्ट डिप्लोमेटिक मूव था। लेकिन आज वो गलत है क्योंकि सत्ता में नरेंद्र मोदी है, लगता यही है। आज वो डिप्लोमेटिक मूव, आज कौन सा डिप्लोमेटिक मूव अच्छा है? वहां के लोग उसको एंटी इंडिया का समर्थन अगर शेख हसीना के साथ होगा, उस समय क्या समझते थे विवेक जी? विवेक जी आई एम सॉरी टू आस्क यू, लेकिन जिस समय भारत ने उन्हें पहले आश्रय दिया था, उस समय बांग्लादेश का मूड क्या था? उस समय उनके परिवार के 18 लोगों की हत्या कर दी गई थी, उस समय मूड क्या था? तो उसमें नहीं जाते हैं। शेख हसीना के साथ था, अच्छा शेख हसीना के साथ था। एक बड़ी खबर बता देती हूँ, बांग्लादेश की सेना में बड़ा फेरबदल हुआ है। सेना मेजर जनरल जियाउल एहसान को हटाया गया है। अब लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सैफुल आलम देखेंगे विदेश मंत्रालय। अब ये डेवलपमेंट हुआ है, लेफ्टिनेंट जनरल मिजाउर शमीम चीफ ऑफ जनरल स्टाफ बनेंगे और लेफ्टिनेंट जनरल अहमद तबरेज शम्स चौधरी सेना के क्वार्टर मास्टर जनरल नियुक्त किए गए हैं। अब वहां पर भी सेना में डेवलपमेंट्स हो रहे हैं और बदलाव हो रहे हैं। मैं इसी पर एक बार आ रही हूं।
अवधेश जी, जो बात अभी विवेक जी कह रहे थे, बहुत से मुद्दे हैं। एक बांग्लादेश की इस हिंसा ने और तख्ता पलट ने न जाने कितने मुद्दों को जन्म दे दिया है। मैं पहले तो चाहूंगी कि जो बात वो कह रहे थे उस पर जरा आप कमेंट करें, क्योंकि वहां शेख हसीना को आज हम भारत ने असाइलम दिया, वो कह रहे हैं बहुत गलत डिप्लोमेटिक मूव। विवेक, और ये असाइलम नहीं है वैसे तो विवेक श्रीवास्तव जो कुछ बोल रहे हैं उनसे यही अपेक्षा थी, क्योंकि शेख हसीना के खिलाफ जो 5 शक्तियां थी उसमें एक ग्लोबल लेफ्ट इकोसिस्टम भी था जिसका वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उसकी यही मांग है। उनके खिलाफ कौन थी पहले ये देखना पड़ेगा। पाकिस्तान के जो समर्थित, दूसरा पाकिस्तान के जो समर्थक जिनके बारे में अभी सुशील पंडित ने, जमाते इस्लामी का इस्लामी छात्र शिविर, हिफाजते इस्लाम, BNP बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, ये सारी शक्तियां पाकिस्तान। तीसरी शक्ति थी अमेरिका। जो शेख हसीना ने पिछले दिनों बयान दिया कि हमारे पास अमेरिका के एक बड़े व्यक्ति आए, उन्होंने कहा कि हमको यहाँ सैन्य अड्डा बनाने दीजिए और फिर हमारी आपके साथ समस्या नहीं रहेगी और मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ईस्ट तिमोर जैसा एक बांग्लादेश और म्यांमार को काट करके एक ईसाई देश अमेरिका बनाना चाहते हैं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। चौथा उनका दुश्मन था चीन, और पांचवा उनका दुश्मन हमारे सामने जो है वो आपके सामने वहां की सेना है, जिस सेना ने उनसे जबरदस्ती जो है साइन करवाया, वो भी उसी का पार्ट है। सुनिए जरा, ध्यान से सुनिए। भारत के लिए भारत सरकार ने इस समय कितनी परिपक्वता से किया है, क्या होना चाहिए। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने छोटा सा बयान दिया है संसद में, लेकिन बिल्कुल स्पष्ट, मुखर और कड़ा बयान है। उसका पहला अंश यह है कि भारत वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं पर, हिंदू स्थलों पर हो रहे हमलों को लेकर चिंतित है, उनको रोकना चाहता है। हम इसके लिए अथॉरिटी के साथ संपर्क में है। इसका सीधा अर्थ है कि अगर आपने नहीं रोका तो यह हमारी जिम्मेवारी होगी। दूसरा कि भारत, अरे भाई मैं अपना अर्थ लगा रहा हूं। अरे सुनिए ना भाई, मेरा अर्थ भी तो है, सब बोला नहीं जाता है। सर आप टोकिए मत, आपको मैंने टोकिए मत, मेरा भी अर्थ है ना, मैं अपना अर्थ है कि उसका अर्थ ये हुआ, उसका अर्थ हुआ। दूसरा कहा है कि ये आंदोलन केवल शेख हसीना को सत्ता से हटाने के लिए था, क्योंकि आरक्षण सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद 7% आ गया था। इस आंदोलन की कोई आवश्यकता नहीं थी। यानी भारत बिना घोषित किए हुए इस आंदोलन को, सत्ता पलट को वैध नहीं मानता है, यह घोषित नहीं हुआ है। तीसरा उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश के साथ हमारे संबंध हैं, उस संबंध को हम के प्रति हम गंभीर हैं। और चौथा उन्होंने केवल इतना कहा है कि शेख हसीना ने हमसे कुछ समय यहाँ रुकने के लिए सहायता मांगे। इसका अर्थ है, नहीं अवधेश जी, मैं आ रही हूं, बहुत सारे मेहमान इंतजार कर रहे हैं। शेख हसीना के बारे में उन्होंने नहीं कहा है कि दूसरे देश से शरण मांगेंगी और यहाँ से चली जाएंगी। यानी शेख हसीना अवामी लीग के साथ क्लियरली कल ही बता दिया गया था कि उन्होंने पॉलिटिकल असाइलम नहीं मांगा है, वो यहाँ पर हैं, लेकिन वो किस देश जा रही है इसको लेकर उनकी रणनीति नहीं तैयार हुई है। हालांकि सुबह ये खबर आई थी, किसी देश में जाएंगे सुचरिता, आप लोग भी ये ग्लोबल लेफ्ट सिस्टम जो ये, अच्छा आप कह रहे हैं भारत में ही रहे? बिल्कुल भारत में रहेंगी और भारत में ही रहना चाहिए। इस समय भी बांग्लादेश की सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति अवामी लीग है। ये देखिए बड़ा पॉइंट है, मैं इस पर जरा बात करूंगी। क्या हम पाकिस्तान, अमेरिका और चीन के साजिश को, ठीक है एक बार बड़ी खबर बताइए। बांग्लादेश के पूर्व विदेश मंत्री हसन महमूद भी गिरफ्तार हो गए। देश छोड़ने की कोशिश में गिरफ्तारी हुई है और ढाका एयरपोर्ट से बांग्लादेश आर्मी ने उन्हें गिरफ्तार किया है। शेख हसीना सरकार में विदेश मंत्री थे हसन महमूद, अब उनको भी गिरफ्तार किया गया है। अब ये बड़ा क्लियर है कि शेख हसीना के साथ अगर शेख हसीना को हटाने की एक कोशिश थी तो उसके चलते उनकी पार्टी के किसी और चेहरे को आगे किया जा सकता था। यह भी बड़ा क्लियर है कि शेख हसीना को हटने के लिए कहा जाता, उस समय मिलिट्री एक अंतरिम सरकार बनाने की बात करती, लेकिन उन्हें देश से भगा जाने को कहना, देश छोड़कर भागिए और देश छोड़कर जाइए और उसके बाद यहां पर सरकार बनेगी। अब वो सरकार क्या कठपुतली सरकार होगी, इस पर भी चर्चाएं हो रही हैं। एक बार जरा मैं बता देती हूं कि बांग्लादेश में आगे क्या-क्या हो सकता है, जिसके बाद इस चर्चा को मैं जरा आगे बढ़ाऊंगी, क्योंकि बांग्लादेश में इस वक्त शेख हसीना के चले जाने के बाद अब क्या-क्या हो सकता है उस पर एक नजर डालिए। बांग्लादेश में कट्टरपंथी हावी होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। वहां लोकतंत्र का अंत और एक तरह से तानाशाही शुरू होगी, वो तो तस्वीरों में साफ नजर आता है।
पाकिस्तान का दखल क्या और बढ़ेगा? अभी भी लोग कह रहे हैं कि जो बीएनपी है और जमाते इस्लामी पाकिस्तान के इशारे पर वहां काम कर रही है। दक्षिण एशिया में क्या चीन हावी होगा? सवाल यह भी है कि क्या हिंदुओं पर अत्याचार और बढ़ेंगे? वहां के इस्कॉन के टेंपल हेड ने कहा कि यहां जैसे ही सरकारें बदलती हैं हिंदुओं का नरसंहार होता है, और साथ ही ये भी कि बॉर्डर पर घुसपैठ क्या बढ़ सकती है। अब सवाल ये बहुत सारे हैं, लेकिन मैं एक बार जरा कर्नल नैन आपसे पूछ रही हूं, सबसे बड़ा इंपैक्ट इसका भारत पर पड़ता हुआ आप क्या देखते हैं? सबसे बड़ा इंपैक्ट? देखिए, सबसे बड़ा इंपैक्ट इसका यह होगा कि पहली बात तो मैं आपको बता दूं, $13 बिलियन का सुचारिता हमारा इनके साथ में ट्रेड है। $8 बिलियन हमारे इन्वेस्ट हो रखे हैं। कितने रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर हम उसमें बना रहे हैं अभी अपने ये चिकन नेक से बचने के लिए एक रास्ता जो हम बना रहे थे। तीसरा जो नक्सलाइट्स है, जो पूर्वोत्तर राज्य जो हमारे हैं, जैसे मिजोरम हुआ है, उधर से जो कुछ हादसे करके बांग्लादेश भाग जाते थे, शेख हसीना ने उसके अंदर हमारी बहुत मदद की, उस मिनेंस को खत्म किया। इसके अलावा जो हमारा इस इलाके के अंदर अमेरिका, जैसे कि आप बता रहे थे, सेंट माउंट इसमें आइलैंड्स के अंदर आकर के अपना एक बेस बनाना चाह रहा था, उसको उसने मना किया। चीन का इधर इंटरफेरेंस उसने बंद कर रखा था। तिस्ता रिवर का जो प्रोजेक्ट था $1 बिलियन का, चीन को ना देकर उसने हमको दिया, और पाकिस्तान की जड़ें वहां पे मजबूत होने से रोकी, जो कि अब मजबूत हो रही हैं। देखिए, आपने अभी खबर दी है कि जनरल जिया उल हसन को हटा दिया गया। कौन है जनरल जिया उल हसन? ये वही है जिसने नूर हुसैन कलकत्ता के अंदर 7 मर्डर्स हुए थे, उसको पकड़ के भारत को दिया था। ये वही इंसान है जिसने जमाते उल जो एक और ऑर्गेनाइजेशन है इनकी बांग्लादेश की, उसको खत्म करने में इसने कामयाब हुआ ये आदमी। ये सब कट्टरपंथियों के पीछे पड़ने वाला जनरल था, और आज जनरल वकार और भाई साहब ने इसको क्यों हटा दिया? इसका मतलब तो चीफ आर्मी का वो आज इन कट्टरपंथियों के साथ चल रहा है। तो स्टूडेंट्स आप बात कर रहे हैं कि हमारे हिसाब से वह गवर्नमेंट बननी चाहिए, वो स्टूडेंट्स और कोई नहीं सुचारिता, वो स्टूडेंट्स हैं बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का स्टूडेंट विंग। वो खालिद जिया के लोग हैं वो लोग। ये जितनी भी आवाजें उठ रही हैं कि जितना भी वहां पे माहौल बनाया जा रहा है, ये सब का सब खालिद जिया को छोड़ दिया गया। सब कुछ आईएसआई के इशारे पे हो रहा है, और चीन जो है उसका मजा ले रहा है बैठ करके। तो हमारे लिए आने वाले टाइम पे अगर हम लोग एक होकर के इस बात के बारे में नहीं सोचेंगे और भारत के हित के बारे में नहीं सोचेंगे, डेफिनेटली हम कहीं ना कहीं अपने देश को नुकसान कर बैठेंगे। ये बहुत बड़ी बात है कर्नल नैन, मैंने शुरुआत इसी से की है कि अगर भारत के हित के बारे में नहीं सोचेंगे तो बहुत बड़ा एक डिजास्टर होने की ओर होता है। और ये हम हमेशा ये भूल जाते हैं कि भारत के हित में सोचना है, राष्ट्रवाद के बारे में सोचना है। मैं आपसे पूछूंगी प्रेम कुमार जी, मुमताज जी, जो बातें मैंने शुरुआत में कही, लोग मजे ले रहे हैं और लोग भारत से तुलना कर कर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए तानाशाही का अंत क्या होता है। ये क्या हो रहा है? एक बांग्लादेश की वहां पर जो कुछ हुआ उसे देखकर हमें तो बुरा लग रहा है कि एक देश कैसे बर्बाद हो रहा है, लेकिन वहां से लोग बड़ा सबक सिखाने चले हैं इस देश के लिए, जो कि जिस तरह से घिरा हुआ है उन देशों से जो सिर्फ और सिर्फ बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन अपने देश में खुशहाली कुछ लोगों को पचती नहीं है। प्रेम कुमार जी, देखिए, मूर्ति तोड़ने की घटना तो रूस में भी हुई थी, हमने त्रिपुरा में भी देखा था कि लेनिन की मूर्ति तोड़ी जा रही थी। तब तो अलग किस्म से बातों को बयां किया जा रहा था। आज मान लीजिए बांग्लादेश में सत्ता शेख हसीना छोड़ के भागी है ना, जनता के दबाव में अपना पद छोड़ के भागी हैं, और वो अगर चंद घटनाएं जो है आगजनी की, प्रदर्शन की जो है, वही अगर वो उस पूरी घटना का मतलब है तो ऐसा नहीं है। तो क्या है घटना का मतलब? सुन लीजिए, सेना तक ने भी गोली चलाने से इनकार किया, सुरक्षा कर्मियों ने तस्वीरें उठा कर शेख हसीना की फेंकी हैं, ये सारी भी तस्वीरें हैं। वो जनता ने प्रेम कुमार जी, मैं इसी ऑल्टरनेटिव नैरेटिव की बात कर रही हूं। जनता ने नापसंद, एग्जैक्टली आप वही बोल रहे हैं, वही बोलने नहीं दे रहे ना। ऑल्टरनेटिव बाकी नैरेटिव सबको बोलने देंगे, आप हमें आने दीजिए ना। काउंटर अगर है तो आप आने दीजिए। हाँ, ये काउंटर है आपका, ठीक है, बोलिए। आप बात समझिए। वहाँ जो जनता के दबाव में शेख हसीना ने छोड़ा। आप थ्योरी यहाँ आ रही कि आईएसआई कर रहा है, ठीक है, किसके इशारे पर? चाइना के इशारे पर। प्रेम कुमार जी, ये हिंसा कब से चल रही थी? अच्छा चलिए आपसे पूछ लेती हूँ, कब से चल रही है हिंसा? आपने कहा हिंसा के दबाव में शेख हसीना ने देश छोड़ दिया, कब से चल रही है हिंसा बांग्लादेश में? नहीं, आपसे मैं एक सिंपल सवाल पूछ रही हूँ सर। आपने कहा हिंसा के दबाव में शेख हसीना ने देश छोड़ दिया, कब से चल रही है हिंसा? आपसे मैंने बस ये पूछा। देखिए, पिछले 2 पखवाड़े में तेज हुई,
है ना। पिछले पिछले 1 महीने से ये हिंसा जारी थी, पिछले 1 महीने से। कल अचानक 45 मिनट के अंदर शेख हसीना को कहा आप देश छोड़कर चले जाइए वरना ये लोग आपको जीने नहीं देंगे, जिस तरह से वो लोग स्टॉर्म कर रहे थे। मेरा सवाल ये है कि क्या सेना की ये दायित्व नहीं था कि वो शेख हसीना को प्रोटेक्ट करते? सवाल ये भी है कि क्या किस दबाव में आखिर वो गतिविधियां हुई कि शेख हसीना जाए यहां एक ऑल्टरनेट सरकार बने? किसके इशारे पर वो सरकार बन रही है? यही वो कुछ लोग देश में भी चाहते हैं। इसी से आगे का क्वेश्चन लीजिए। आप ठीक सेना पर सवाल उठा रही, तो सेना किसके इशारे पर कर रही है? कोई कह रहे हैं हमारी पैनल पे कि आईएसआई के इशारे पे हो रहा है। आईएसआई के साथ कौन दे रहा है? चाइना दे रहा है कि अमेरिका दे रहा है? और हम तो क्वाड बना रहे थे, आप भी चैनल में डिबेट किया करते थे, अमेरिका के साथ क्वाड बना रहे हैं, चाइना डर गया। तो हम अमेरिका भारत के साथ खड़ा है, भारत अमेरिका के साथ खड़ा है, तो आईएसआई का साथ लेकर के बांग्लादेश में भारत के खिलाफ में मुहिम चलाया जा रहा है क्या? ये हिपोथेटिकल थ्योरी कहां से आ रही? मेरी समझ में नहीं आ रही बात। दरअसल अब एक और क्वेश्चन लीजिए, एक और बात, बस आइएगा, आप देखिए एक और बात। दिनेश नैन सर को लीजिए। अगर नरेंद्र मोदी जी को तो चाहिए था कि तुरंत शरण देने की घोषणा करनी चाहिए थी। अवधेश जी भी कह रहे हैं और हम भी बोल रहे हैं देना चाहिए था शेख हसीना को। हमारा जो डिप्लोमेटिक आज तक का हिस्टोरिकल रिलेशन रहा उसके हिसाब से, लेकिन मोदी जी नहीं दे रहे हैं शरण। क्यों? उन्होंने मांगी नहीं है, उन्होंने पॉलिटिकल असाइलम नहीं मांगा है कि वहां की जनता जिन्होंने शेख हसीना को हटाया है, यहाँ की जनता भी समान रूप से विदेश मंत्री ने भी ये कहा। एक सेकंड प्रेम कुमार जी, डर लगता है। अरे भाई आप दूसरा ही नैरेटिव चला रहे कि पॉलिटिकल असाइलम दीजिए, जब वो मांग नहीं रही है तो कैसे दे दे? शेख हसीना को शरण दीजिए। वो कैसे दे दे? आप वो मांग रही है, डर रहे हैं। मैं आपको जबरदस्ती स्टूडियो में बिठा लूं भी हो सकती है। प्रेम कुमार जी आपको शरण देने से रोक। प्रेम कुमार जी, मैं आपको जबरदस्ती स्टूडियो में बिठा लूं जब आप बैठना ना चाहें? वो नहीं मांग रही है पॉलिटिकल असाइलम, आप बोले जा रहे हैं दीजिए, उन्हें बिठाइए अपने देश में। सीधी बात ये क्वेश्चन, ये सवाल तब उठेगा जब वो पॉलिटिकल असाइलम मांगेंगी। पहली बात ये है। दूसरी बात ये है, ये कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज है। दिनेश मुमताज जी आ रही हूँ, बहुत बढ़िया ऑफर की। मेरे को लगता है कि जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट को समझना बहुत जरूरी होता है। चाहे वो एक कंट्री अपने आप खुद कर रही हो या 2-4 कंट्रियों का समूह मिलकर कर रहा हो। आज की तारीख में तो जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट बांग्लादेश में चीन का था, वो शेख हसीना ने कभी कामयाब होने नहीं दिया और वो सारा के सारा भारत की झोली में डाल दिया। लाजिम सी बात है कि वो भारत की तरफ चीन का जो है एक सोच अलग हो जाएगा। और रही बात इस सिचुएशन का, जो वहां पे जमाते इस्लामी और 2 अलग लोगों का जो हुजूम इकट्ठा करके शेख हसीना को हटाने की कोशिश की गई, इसके अंदर आईएसआई यानी पाकिस्तान जो है, सेम फुटस्टेप जो पाकिस्तान में हो रहे हैं, उसको इन्होंने पैसे से अपनी एम्बेसी को इस्तेमाल करते हुए उस इलाके उस वहां पे, और जो वहां पे इलेक्शंस के दौरान में तो ये दूसरे वाली पार्टी थी इनकी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, इन सबको शामिल करते हुए कट्टरपंथी लोगों को एक माहौल बनाया रिजर्वेशन के नाम पे। बदल कहां पे गया? सर यही डर तो हिंदुस्तान में। देखिए, जब मैं भारत की बात करती हूँ हमने इस देश में ऐसे आंदोलन देखे हैं। आईएसआई अगर हमारा दोस्त है, आप बोलिए आईएसआई हमारा दोस्त है, चलिए बोलिए पाकिस्तान और आईएसआई का दोस्त नहीं है, लेकिन किसी देश में अगर एक पॉपुलर अपराइजिंग के खिलाफ हो रही है, उसको अगर आप नजरअंदाज कर रहे हैं, उसको कम आंक रहे हैं, तो आप गलत हैं। आपको मानना पड़ेगा, वायलेंस जरूर गलत है, वायलेंस नहीं होनी चाहिए, लेकिन अपराइजिंग जरूर पॉपुलर थी। और देखिए मुझे विवेक जी मुझे इस वायलेंस को डिफेंड करने वाला नैरेटिव नहीं समझ आता। आप ये कहते हैं प्रेम कुमार जी यहाँ पर बैठकर कह रहे हैं कि वो दूसरी तस्वीर भी तो देखिए, वो वहां से भागी हैं क्योंकि लोग उन्हें चाह नहीं रहे थे वहां पर। मेरा सवाल ये है कि ये तस्वीरें, जरा एक मिनट, एक तस्वीर सीधी है, कर्नल लाइन में आ रही हूँ, एक मिनट, एक करके आवाज आएगी, एक मिनट रुक जाइए। मैं सिर्फ यहाँ पहले मुमताज जी के पास जाऊंगी। मेरा सीधा सवाल यह है, मुमताज जी, जो तस्वीरें हमने देखी हैं वहां पर जिस तरह से शेख हसीना के घर से चीजें लूटी गई, यहां तक कि उनके कपड़े भी प्रदर्शनी पर लगा दिए। सर इतनी शर्मनाक तस्वीर है वो कि मैं वो दिखाना नहीं चाहती हूं। उनके कपड़े तक लोग उठाकर निकाल कर ले जा रहे हैं। इट इज शेमफुल। और फिर ये सब डेमोक्रेसी के नाम पर हो रहा है कि वहां हम डेमोक्रेसी बचा रहे हैं, हम आरक्षण के खिलाफ इस सरकार को हटाना चाहते हैं। ये तोड़फोड़ करके, ये सामान चोरी करके, हिंदुओं की बस्ती जलाकर, ये कौन सी डेमोक्रेसी बच रही है मुमताज जी?
सुचारिता जी, देखिए हम शुरू से और कई बार हमने कहा, जब हमारे देश में भी इंतहा पसंद लोग, शिद्दत पसंद लोग जब सामने आते हैं, तो हम हमेशा हमने लिखा भी कि हिंदुस्तान जो है वो उसका मुकाबला किसी से नहीं है, न पाकिस्तान से, न बांग्लादेश से, न अफ़गानिस्तान से, न किसी से नहीं है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो इसका कोई मुकाबला नहीं। इसलिए हम जब भी कोई गांधी जी को गोली मारता था स्टेचू बना के, तब भी हमने मुखालफत की। जब कोई यहाँ पे अंबेडकर जी की मूर्तियाँ जब लोग तोड़ते थे, तब भी हमने मुखालफत की कि ये इंतहा पसंदी जो है वो कतई नहीं आनी चाहिए, और हमारे मुल्क को पाकिस्तान या बांग्लादेश या अफ़गानिस्तान के राह पे न ले जाया जाए। हमेशा हमने मुखालफत की, और आज भी मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, और जो लोग ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश जैसा होगा, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। हिंदुस्तान की जो जमहूरियत है, हिंदुस्तान का जो डेमोक्रेटिक सेटअप है, वो बहुत ही स्ट्रांग है। ये तो कोई ख्वाब न देखे। मैं बिल्कुल इसका कायल नहीं हूँ जो लोग ऐसा कह रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूँ कि जो इंतहा पसंद लोग यहाँ किसी भी तबके के हों, उनके खिलाफ जो है एक्शन होना चाहिए, और उन्हें कतई जो है आज़ादी नहीं दी जानी चाहिए। क्योंकि हमने हमने किसान आंदोलन में देखा कि किस तरीके से लाल किले पे जा करके वहां पे झंडा लगा दिया जाता है। ये बहुत ही शर्मनाक था। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि देखिए सुचारिता जी, कहीं भी किसी भी, देखिए, मजहबी ऐनक से कभी भी डेमोक्रेटिक कंट्री को, डेमोक्रेटिक जो पदों पे बैठे हैं उन लोगों को नहीं देखना चाहिए। कहीं भी अगर ज्यादती हो रही, मैं कह रहा हूं, फिर अगर कोई गांधी जी को स्टेचू ही बना के गोली मार रहा है, उसको भी अरेस्ट होना चाहिए। कोई अगर अंबेडकर जी की मूर्ति तोड़ रहा है, उसको भी उतनी ही सजा सख्त होनी चाहिए। मुमताज जी, आपने जब वहां किसान आंदोलन का जिक्र किया, तो मुझे वो तस्वीरों पर भी चर्चा हो रही है। देखिए, बहुत से लोग कल से, सुशील जी आप देख रहे होंगे, जीडी बख्शी सर व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पर ये चर्चाएं करने लग रहे हैं, और भारत के कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं। यहां पर ऐसे आंदोलन हमने देखे। अब वो किसान आंदोलन के नाम पर जो ट्रैक्टर लेकर लाल किले पे चले गए, वहां पर जिस तरह हिंसा हुई, और फिर कुछ लोगों ने कहा हम तो संसद में जाएंगे, ये सब एक तरह का थ्रेट है। ये दिखाने की कोशिश कि भाई ये देखिए, ये जो सरकार है ये लोकतंत्र के खिलाफ है, ये डेमोक्रेटिक नहीं है, ये तो सरकार ही नहीं है, ये तो चुनी हुई सरकार नहीं है। ये भी तो एक बार बार कहा जा रहा है, और कुछ लोग विदेश भी जाके कहते हैं। हाँ, देखिए, एक मिनट, मैं आ सकता हूं? बख्शी सर बोलिए। नहीं, अच्छा, थैंक यू। देखिए, क्या मैदान रेवोल्यूशन एक पॉपुलिस्ट मूवमेंट थी? क्या ऑरेंज रेवोल्यूशन एक पॉपुलिस्ट मूवमेंट थी? क्या अरब स्प्रिंग क्या एक पॉपुलिस्ट मूवमेंट थी? ये सब CIA की ऑर्केस्ट्रेटेड जो है मूवमेंट, उनके स्टार्ट किए हुए डिस्टेबलाइजेशन कैंपेन्स थे फॉर रेजिम चेंज। मुझे हैरत है कि विवेक, जो कि अमेरिका की इसके लिए हिमायत कर रहे हैं, आपको मालूम नहीं कि क्या हुआ सोवियत संघ के साथ? ना, आपको बिल्कुल नहीं कर रहा सर, बिल्कुल नहीं कर रहा, क्या हुआ, बिल्कुल नहीं कर रहा। CIA ने मैं तो बहुत खुश हूं कि आज आप मेरी लाइन ले रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ये सब पॉपुलिस्ट मूवमेंट है। देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूं सुचारिता जी, एक मिनट, विवेक, एक मिनट। मैं कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान एक फटीचर मुल्क है, बर्बाद हो रहा है, इकोनॉमिक मेल्टडाउन की हालात पे है। अभी उसको IMF ने $7 बिलियन का लोन दिया, जिसमें से उसने काफी हिस्सा लगाया है बांग्लादेश को डिस्टेबलाइज करने के लिए, कि ये कैसे इनकी इकोनॉमिक हालत इंप्रूव हो गई, हमसे कितनी अच्छी हो गई। हम चाहते हैं कि ये जिहादी गदर में फंसे रहें, अराजकता आए, है यहाँ पे टोटल एनार्की आए, जैसे हमारे मुल्क में हो रही है। जिस तरह हमारे उनके कोर कमांडर के घर से शुतुरमुर्ग चोरी कर करके और लोग जाके खा गए उनके पीकॉक्स, व्हाइट पीकॉक्स, और उनका खोल के फ्रिज खा गए, वैसे ये वही ड्रामा करवा रहे हैं ढाका के अंदर। अभी तो यही नहीं पता चला कि कौन सा फॉरेन हैंड है, और कोई भी फॉरेन हैंड हो। अच्छा, ये अनअपोज्ड आई थी। मैं कह रहा हूं कि अमेरिका की CIA का फॉरेन हैंड है। अरे आप सुनते नहीं है ना,
मैं कह रहा हूं कि अमेरिका की CIA का फॉरेन हैंड है, उसका मोहरा के तौर पे उसने ISI का इस्तेमाल किया। ISI का इस्तेमाल करके, विवेक जी एक मिनट रुकिए, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, उन्होंने बात कह रहे हैं कि ISI का इस्तेमाल करके अमेरिकन इंटरवेंशन बांग्लादेश में हुआ है। मेरा बड़ा सिंपल सवाल है, क्या कोई भी मूवमेंट, और स्टूडेंट भाई विवेक जी आप एक मिनट रुक जाइए, कोई भी मूवमेंट और स्टूडेंट मूवमेंट खासकर, क्या वो इतना हिंसक हो सकता है कि लोग पूरी सड़कों पर इस तरह आ जाएं और वो उतारू हो हिंसा के लिए? वो सिर्फ ये नहीं है कि वो शेख हसीना चली गई और वो जश्न मना रहे हैं कि भाई हमारे देश में जिसकी सरकार हमें नहीं चाहिए थी वो चली गई, या इन्होंने हम पर जबरदस्ती आरक्षण थोपा था, हमें नहीं चाहिए थी। वो जश्न मना रहे हैं, वो वहां जाकर तोड़फोड़ कर रहे हैं, वो लूट रहे हैं। ये सब हो क्या रहा है? ये क्या एक केयरफुली ऑर्केस्ट्रेटेड प्लान लगता है सुशील जी? साफ ये सड़क पर उतरकर व्यवस्था को भीतर से ध्वस्त करने का एक आजमाया हुआ तरीका है, और ये पहली बार हम होते हुए नहीं देख रहे हैं। हमने देशों में सेनाओं द्वारा तख्ता पलट होते देखा है। शेख मुजीबुर रहमान के घर में जाकर के उसके पूरे परिवार को नष्ट करके तख्ता पलट हुआ था, तब जनता सड़क पर नहीं उतरी थी। लेकिन इस बार देखिए, शेख हसीना वाजेद लगातार प्रधानमंत्री बनी आई रहीं, चुनाव लड़ती रहीं, चुनावों में कई बार बायकॉट हुआ, कई बार लड़ करके हार गया विपक्ष, तो इस बार उन्होंने सड़क पर जोर आजमाइश की, सड़क पर जोर आजमाइश की, और इस जोर आजमाइश में उन्हें बाहरी शक्तियों का साथ मिला। पाकिस्तान और ISI शेख हसीना वाजेद के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं थी। उनको ये भारतीय समर्थक सरकार लगती थी, भारत के पक्ष की सरकार लगती थी। मैं आपको एक छोटी सी घटना याद दिलाऊं, बांग्लादेश में BDR होता था, बांग्लादेश राइफल्स, वो जैसे हमारा BSF है, वो उनकी सीमा का सुरक्षा करता था। कुछ वर्ष पहले बांग्लादेश राइफल्स ने एक रिवोल्ट किया बांग्लादेश के अंदर, और इसी शेख हसीना वाजेद ने उसको भंग किया, उस पूरे के पूरे पैरामिलिट्री फोर्स को डिसॉल्व किया। उसमें ISI की घुसपैठ थी, ये वही BDR था। ऐसे और भी बहुत से सैन्य संस्थान हैं बांग्लादेश की सेना में जिसमें ISI की घुसपैठ है, क्योंकि 1971 से पहले बांग्लादेश की आर्मी और पाकिस्तान की आर्मी एक ही आर्मी थी। उनमें लगातार कॉन्टैक्ट्स थे, उनके बहुत से सीनियर जनरल्स एक साथ उस आर्मी में आए और काम किया उन लोगों ने। एक प्रेम कुमार जी ने एक सवाल पूछा है, मैं उस सवाल पर कर्नल नैन से एक जवाब रिएक्शन लेना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले आपको बताऊं कि अमेरिका में अब ये देखिए बांग्लादेश की आग कैसे अमेरिका भी पहुंच गई। बांग्लादेश ही जो दूतावास है उसमें हंगामा हुआ, न्यूयॉर्क में बांग्लादेश एम्बेसी में प्रदर्शनकारी घुस गए और वो जिद क्या कर रहे थे कि मुजीबुर रहमान की जो फोटो है वो वहां से हटानी है। जरा तस्वीर दिखा दीजिए, वो न्यूयॉर्क में जो बांग्ला एम्बेसी नहीं बांग्लादेशी एम्बेसी, प्लीज इसे ठीक करिए, न्यूयॉर्क में जो बांग्लादेश की एम्बेसी है वहां पर ये घुस गए और ये जो हंगामा कर रहे हैं, ये न्यूयॉर्क की तस्वीर है, देखिए ये वहां घुसे, जी 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 वो यहाँ घुस गए और वो कह रहे थे मुजीबुर रहमान की तस्वीर हटाइए यहाँ पर। सुरक्षा नहीं है वहाँ। हाँ, अब देखो दूतावास में घुस रहे हैं लोग, सोचिए एक सेकंड, दूतावास में लोग घुस रहे हैं और ये अमेरिका उसको सुरक्षा नहीं दे रहा है। ये असाधारण स्थिति है ना कि न्यूयॉर्क में किसी दूतावास में कैसे लोग घुस सकता है, सामान्य सी बात है। और ये बता रहे हैं, मैं 2-3 लाइन बोलता हूँ, सुशील बोलेंगे। देखिए ये जो प्रेम जी ने जो सवाल उठाया है, अमेरिका और भारत के संबंध का ये अर्थ नहीं है कि अमेरिका बांग्लादेश में हमारे नीति के अनुसार चलेगा और उसकी नीतियां वैसी। मैं यही सवाल पूछना चाह रहा हूं। दूसरी बात सुनो, अमेरिका एकमात्र देश था जिसने अवामी लीग के सांसदों के वीजा को प्रतिबंधित कर दिया, कहा कि बांग्लादेश शेख हसीना त्याग पत्र दें, इंटरिम सरकार में चुनाव हो। और यहाँ देखो विडंबना देखिए कि चीन यद्यपि शेख हसीना के विरुद्ध था, लेकिन भारत और चीन दोनों इसके विरुद्ध खड़े हुए कि ये त्याग पत्र नहीं देंगे और अमेरिका के दबाव को अस्वीकार किया है। तो ऐसे अनेक प्रमाण हैं जिससे पता चलता है कि अमेरिका वहां क्या भूमिका निभाना चाहता था। और पाकिस्तान में पिछले 3 दिन का आप टेलीविजन देख लीजिए, बड़े बड़े रिटायर्ड राजनयिक, सेना के लोग, विश्लेषक कह रहे हैं कि पाकिस्तान वहां पूरी भूमिका निभा रहा है, इसने भारत की गोद में डाल दिया था, ये शेख मुजीब से बदला लेने का यही समय, खुलेआम बातें हो रही हैं। तो ये कोई छिपा तथ्य नहीं है, लेकिन इस समय जो ग्लोबल इकोसिस्टम, जो वामपंथी छात्र संगठन है, उनको आने वाले समय में अमेरिका के लिए भी समस्या पैदा होनी है,
क्योंकि अमेरिका बाद में इसको संभाल नहीं सकता है। इस समय उसने आगे जल्दी से सुशील जी जल्दी से आप बोलना चाह रहे थे इसमें। जी, इंग्लैंड में, यूके में और यूएसए में जो प्रवासी बांग्लादेशी हैं, उनमें सबसे पहले वहां गए हुए अधिकांश वो लोग हैं जो 1971 के मुक्ति युद्ध में पाकिस्तान के साथ खड़े थे। उनको पाकिस्तान उन पाकिस्तानी बांग्लादेशियों को शरण देने वाले अमेरिका और यूके में आज से कई हफ्ते पहले इस विषय के संकेत मिल रहे थे कि वो हसीना वाजेद के खिलाफ है। लंदन में उन्होंने अफरा तफरी की, ऐसे ही तत्वों ने अफरा तफरी की जो कि बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के साथ नहीं थे, वो उसके खिलाफ खड़े थे और उनको शरण देने का काम यूके और यूएसए ने किया। और यूनाइटेड किंगडम में इस वक्त क्या हो रहा है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। वहां पर एक अलग ही जंग चल रही है और वो बहुत खतरा है, यूके के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अब आप सोचिए कि अलग अलग देशों में ये एक तरह की एक जंग चल गई है, वहां यूनाइटेड किंगडम में ये हो रहा है, बांग्लादेश में जो हुआ हम देख रहे हैं, पाकिस्तान का हाल खस्ता पहले से ही है, श्रीलंका में क्या हुआ। अब इन सब के बीच अगर भारत एक ब्राइट स्पॉट बना हुआ है तो उसे बनाकर रखिए, ये समझदार समझे, और जो लोग इससे मुंह फेरना चाह रहे हैं उनको भी ये समझ आना चाहिए। वरना देखिए क्या हाल बांग्लादेश का हो रहा है, इससे सिर्फ सबक लीजिए, वरना क्या हो सकता है ये सब जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका महाभारत से जुड़ने का।